हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस न्यू वीडियो में, जो कि पेडागोजी ऑफ स्पेशल एजुकेशन है, जिसमें अभ्यास श्रृंखला प्रैक्टिस सीरीज 17 यानी कि 17 है, जो कि आपके किसी भी स्पेशल एजुकेशन से संबंधित एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले 16 सीरीज बन चुकी हैं, उन्हें भी देखिए। एंड इससे भी पहले लगभग 1100 या 1200 के आसपास क्वेश्चन बनाए जा चुके हैं एमसीक्यू सीरीज, आप उन्हें भी देखिए ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए रेडी हो सकें, चाहे वो पीआरटी हो डेटा प्लस बी का, चाहे वो टीजीटी हो डेटा प्लस बी का, या किसी भी एग्ज़ाम के जहाँ स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर इस सीरीज में जो 20 क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पर पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएंगी कुछ समय पश्चात। चलिए देखते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 321 321 कि एक विद्यार्थी जो किसी एक विषय में कमज़ोर है उसकी सहायता कर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो हर विषय में परफेक्ट नहीं होते, लेकिन अगर किसी में कमज़ोर है तो हम मदद कैसे कर सकते हैं, वो हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शन है और इसी में से एक सही खोजना है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है उसे कोचिंग के लिए कहकर। ऑप्शन बी, उसे उस विषय में अधिक गृह कार्य देकर। ऑप्शन सी, उसकी कमजोरी के कारणों का पता लगाकर एवं हल बताकर। ऑप्शन डी, उसे मेहनत करने को कहकर। क्वेश्चन नंबर 321 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि उसकी कमजोरी का कारणों का पता लगाकर एवं हल बताकर। क्योंकि हमारे पास 4 ही ऑप्शन है और उसमें से ये सुटेबल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 322 क्या कहता है। देखते हैं हम। कहते हैं कि कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। अब जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हम एक जैसा ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन आपके पास कोई ऐसा तरीका होगा, उपाय होगा जो बेहतर होगा उनके लिए। हम देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेइज्जती करना, खास करके टीचर, जो कि पहला टी होता है टॉलरेंस, सहनशीलता कूट कूट के होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो वो एक शिक्षक हो ही नहीं सकता। दूसरा देखिए ऑप्शन बी, बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। ऑप्शन सी, ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना। ऑप्शन डी, बच्चे के ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। क्वेश्चन नंबर 322 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आपके मन में सवाल होगा कि सर ध्यान नहीं दे रहा तो एक बेहतर टीचिंग लर्निंग मटेरियल दीजिए या बेहतर इन्वायरमेंट का निर्माण करिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 4 ही ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में ही हमें सही करना है, इसलिए ऑप्शन बी सुटेबल है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 323 क्या कहता है, आपके सामने है। कहता है कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य किससे है। डाइवर्स लर्नर्स होते हैं जो कि उन्हें एक्सेसिबल फॉर्मेट में हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल देते हैं, तो उसका किससे संबंधित है। इन चारों में से पहला है हमारा यूनिवर्सल कोड ऑफ टीचिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि शिक्षण प्रथाओं का सार्वभौमिक कोड। ऑप्शन बी, शिक्षण का सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण, यानी कि यूनिवर्सल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ टीचिंग। ऑप्शन सी, सीखने का सार्वभौमिक डिजाइन, यानी कि यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। ऑप्शन डी, सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा नैतिक विचार, यानी कि यूनिवर्सल इंक्लूसिव एजुकेशन एथिकल थॉट। क्वेश्चन नंबर 323 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यूडीएल आप जानते होंगे, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 324 क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। समृद्ध शिक्षा मतलब वहाँ पर बेहतर एजुकेशन मिल सके और वहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पर वो लगे कि हाँ वास्तव में एक प्रोत्साहन मिल रहा है लर्निंग को। देखते हैं। पहला कहता है कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियाँ होती हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य, यानी कि जो चिल्ड्रन जो लिटरेचर होते हैं उससे रिलेटेड खुली ताक में रखा हो, जो दिन के किसी भी समय, खुली ताक मतलब एकदम खुले माहौल में रखा हो। खुले माहौल ऐसा नहीं कि बारिश हो जाए तो भीग जाए, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर अलमारी हो जो खुली हो, कोई भी एक्सेस कर सके वहाँ तक। ऑप्शन बी,
अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरक्षित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। ऑप्शन डी, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चल सके। भैया सामग्री को लंबे समय तक नहीं चलाना है, हमें हमें विद्यार्थियों को देश के विकास में लगाना है, तो उसके लिए बेहतर होगा क्वेश्चन नंबर 324 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 325 क्या कहता है। कहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है। आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि सर समावेशी शिक्षा कहते हैं, लेकिन सवाल में ऑप्शन अलग अलग दे देता, कोई भरोसा नहीं किस तरीके का क्वेश्चन आ जाए। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला हिस्सेदारी यानी कि समता यानी कि इक्विटी। ऑप्शन बी समानता यानी कि इक्वालिटी। ऑप्शन सी मूल्य शिक्षा यानी कि वैल्यू एजुकेशन। ऑप्शन डी सहयोग यानी कि कोलाबोरेशन। क्वेश्चन नंबर 325 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इक्विटी इज रिलेटेड टू प्रोवाइड एजुकेशन नीड बेस्ड इंडिविजुअली, मतलब आवश्यकता अनुसार इंडिविजुअली प्रोवाइड होता है, राइट। और इक्वालिटी इज रिलेटेड टू ट्रीटेड या प्रोवाइड एजुकेशन इक्वल, मतलब इक्वल मतलब सभी को एक जैसे, जैसे 10 बच्चे क्लास में हैं तो 10 के 10 को एक जैसे ही पढ़ाओ, लेकिन एक जैसा बहुत मुश्किल होता है। इस समय बचाने के लिए अच्छा होता है, लेकिन क्वालिटी बहुत कम आता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर आपके पढ़ाने का स्टाइल है तो वो भी अच्छा है, बट यहाँ पर मीनिंग पूछ रहा है आवश्यकता अनुसार, तो यहाँ पर इक्विटी सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 326 क्या कहता है, देखते हैं, आपके सामने है। कहता है कि समुदाय में दिव्यांग लोगों की विशेषताओं को बताने से क्या होगा। मतलब अगर आप दिव्यांग लोगों की विशेषताओं को बता देते हैं तो क्या होगा अगर ऐसा आप कर देते हैं। आजकल बड़ा सब ट्रेंड चलता है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला भेदभावपूर्ण समाज का निर्माण होगा। ऑप्शन बी विभिन्नताओं का स्वागत होगा। ऑप्शन सी दिव्यांग लोगों के लिए अधिक खर्च होगा। ऑप्शन डी नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 326 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इन चार ऑप्शन में यही एक बहुत सुटेबल बैठ रहा है। क्योंकि अगर विशेषताओं को आप बता देंगे तो लोग जागरूक हो जाएंगे, और जागरूक हो जाएंगे तो वो सभी का वेलकम करेंगे, है ना। अभी तक केवल बाइसनेस होता था, उसी का वेलकम करते थे जो ठीक ठाक होता था, लेकिन विशेषताएं बताने के बाद हो सकता है उनको समझ में आ जाए, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 327 क्या कहता है, आपके सामने है। कहता है कि गैलेक्टोसीमिया संबंधित है। गैलेक्टोसीमिया किससे संबंधित है भाई। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए आनुवंशिक रोग, ऑप्शन बी बाल झड़ने से संबंधित है, या फिर ऑप्शन सी त्वचा रोग से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी आंखों से पानी निकलता रहना उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 327 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये आनुवंशिक रोग है। देखिए ये क्या होता है कि जो नवजात शिशु होता है उसमें दूध में जो उपस्थित शुगर होता है उसको वो पचा नहीं पाता है, पाचन नहीं कर पाता है। शुरुआत में बच्चा होता है स्तनपान करता है, यानी कि जो माँ का दूध पीता है, उसके बाद बच्चे को देखते होंगे दस्त लगने लगता है। तो उस तरीके की जो समस्या होती है उसको कहते हैं हम गैलेक्टोसीमिया। देखिए एग्जाम में सवाल कैसे भी आ सकता है। और वैसे भी DSSB का कोई स्पेसिफिक सेकंड पार्ट का सिलेबस नहीं है, वो कुछ भी पूछ लेता है। मक्खन निकलते हैं वहाँ जो बहुत जाते हैं ना, तो इसलिए सवाल कोई भी हो 327 का जो हमारा सही है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये अन्य तरीके से भी पूछ सकता है। मान लीजिए सवाल में पूछ लिया कि नवजात शिशु जब दूध पीता है और उसमें जो शुगर उपस्थित होता है उसको जब पाचन नहीं कर पाता, वो कौन सी समस्या है, तो गैलेक्टोसीमिया भी दे देगा और तीन चार को और समस्या दे देगा। आपको दोनों तीनों तरीके से समस्या को ध्यान में रखना है, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखा इसलिए करिए क्योंकि एक्सप्लेनेशन जो होता है वो आपको उसी से आपका क्लियर होता है। बहुत लोग होते हैं थोड़ा सा वीडियो दिखे जिसमें टिक कर दिया मैं सही है वही देख लिए बहुत बढ़िया, लेकिन अगर सवाल एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आ गया तब तो मुश्किल हो जाएगी फिर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 328 क्या कहता है।
कहता है कि जेरोफ्थेलेमिया, जेरोफ्थेलेमिया क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है 328 में। ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। ऑप्शन बी, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग। ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। या फिर ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। क्वेश्चन नंबर 328 का जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो जेरोफ्थेलेमिया है वो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। दरअसल इसके जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं वो उनको हम रतौंधी कहते हैं। और इससे जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी आँख में जो कॉर्निया वगैरह होता है ना, वो अपना जो लश्चर होता है यानी जो चमक होता है वो खो देता है। इसलिए तब हम उसको कहते हैं जेरोफ्थेलेमिया। ये ध्यान दीजिएगा, ये कई बार सवाल में आ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 329 क्या कहता है, आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। राइट, हमारे पास दो कथन है। पहला, हकलाना और तोतलाना डिसलेक्सिया का उदाहरण है, जो कि बिल्कुल गलत है। राइट, क्यों? क्योंकि डिसलेक्सिया तो पठन संबंधित है, रीडिंग प्रॉब्लम है। और हकलाना तुतलाना ये मतलब एक प्रकार का डिसलेलिया होता है। राइट, इसलिए गलत हो जाएगा। कथन दूसरा क्या कहता है, गंभीर अंतःक्रिया की समस्या पीडीडी से समझ। पीडीडी क्या होता है? परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये ऑटिज्म का एक प्रकार है और इसमें सीवियर इंटरेक्शन प्रॉब्लम होती है, तो ये बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं, हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, दोनों कथन सही हैं। बी, दोनों कथन गलत हैं। सी, केवल कथन पहला गलत है। ऑप्शन डी, केवल कथन दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 329 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। केवल कथन पहला गलत है, ठीक है, दूसरा हमारा सही ही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 330 क्या कहता है। सवाल किसी भी तरीके से आ सकता है, सबके लिए रेडी रहिए। अपने दोस्तों को भी भेजा करिए। बहुत सारे लोग होते हैं बाद में कमेंट इतना ज़्यादा करते हैं कि सर हमको आपका वीडियो नहीं मिल पाया। देखिए, वीडियो मेरा नहीं मिल पाया, आप किसी का भी देखिए, लेकिन आपके एग्जाम में काम आना चाहिए, तो आप शेयर भी किया करिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 330 क्या कहता है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में लगभग कितने प्रतिशत अनुशासनहीन रहते हैं? मान लीजिए कि 100% जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनमें से कितना प्रतिशत ऐसे हैं जो अनुशासनहीन भी रहते हैं? आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां और कुछ ना कुछ उटपटांग की हरकतें जरूर रहती हैं, और उसी में अनुशासनहीनता है। तो क्वेश्चन नंबर 330 का जो हमारा चार ऑप्शन है, पहला 8%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 4%। क्वेश्चन नंबर 330 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लगभग 4% जो विद्यार्थी होते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में से, वो क्या कहते हैं, अनुशासनहीन रहते हैं, बाकी सब अनुशासन में रहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 331 जो आपके सामने है कि एपीयूए, एपीयूए का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, ऑडिटरी फोनीम यूनिट अप्रोच। ऑप्शन बी, एसोसिएटेड फोनीम यूनिट अप्रोच। ऑप्शन सी, ऑडिटरी प्रोसीजर यूनिट अप्रोच। ऑप्शन डी, ऑडिटरी फोनीम अटरेंस अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 331 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एसोसिएटेड फोनीम यूनिट अप्रोच। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 332 जो आपके सामने है क्या कहता है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए पूर्व विद्यालय स्तर पर भाषाई कौशल विकसित नहीं होता है। किससे नहीं होता है? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, शिक्षक द्वारा चित्रित संवाद लिखना। देखिए, अगर चित्रित संवाद लिखेगा कुछ भी डायलॉग तो चित्रित होगा, तो श्रवणबाधितों के लिए भाषाई कौशल का विकास होगा, लेकिन हमारा सवाल है कि विकसित नहीं होगा। ऑप्शन बी, किसी निर्देश को पढ़कर क्रियाकलाप में बदलना। बिल्कुल, अगर इंस्ट्रक्शन को आप एक्टिविटी में बदलते हैं तो उसके लिए चांसेस है कि वो कुछ ना कुछ सीख लेगा। ऑप्शन सी, पूर्णतः व्याख्यान विधि का प्रयोग करना। ऑप्शन डी, व्याख्यान विधि के साथ साथ सांकेतिक भाषा अनुवादक की मौजूदगी। क्वेश्चन नंबर 332 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर,
पूर्णतः व्याख्यान विधि का अगर प्रयोग किया जाता है तो बिल्कुल भी बच्चों के अंदर भाषा विकास का नहीं होता। क्यों? क्योंकि श्रवण बाधित बच्चे सुन नहीं पाते। और आप जानते हैं कि जो व्याख्यान विधि होती है वो टोटल लेक्चर बेस्ड पर आधारित है, खड़े होकर के बोलना 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 और केवल बोलना। तो जिसकी वजह से उनमें अधिकतर भाषाई कौशल का विकास नहीं होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 333 क्या कहता है। कहता है कि जब एक व्यंजन के स्थान पर किसी दूसरे व्यंजन का उच्चारण किया जाता हो तो उसे क्या कहते हैं। आपने आर्टिकुलेशन एरर भी पढ़ा ही होगा। तो मतलब कोई व्यंजन है उसके स्थान पर कुछ और बोल दें तो क्या होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला छोड़ना यानी कि ओमिशन, ऑप्शन बी विस्थापन यानी कि सब्सटीट्यूशन, ऑप्शन सी अस्पष्ट यानी कि डिस्टॉर्शन, ऑप्शन डी जोड़ना यानी कि एडिशन। क्वेश्चन नंबर 333 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सब्सटीट्यूट कर देता है, विस्थापित कर देता है, किसी एक के स्थान पर किसी दूसरे व्यंजन का उच्चारण कर देता है। जैसे कमल को का नहीं बोलेगा, उस का की जगह पे ना जोड़ देगा, मां जोड़ देगा, कुछ और जोड़ देगा। तो मतलब एक प्रकार से विस्थापित कर देता है, उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देता है, कुछ और कह देता है। राइट, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 334 आपके सामने है। क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से नासिकीय ध्वनि कौन सी है जो नेजल साउंड होते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। सॉरी, इसमें क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से नासिकीय ध्वनि नहीं है। राइट, अब नहीं मतलब 3 होंगे, एक नहीं होगा। ऑप्शन ए ना, ऑप्शन बी मा, ऑप्शन सी अड़ा, ऑप्शन डी पा। क्वेश्चन नंबर 334 का जो हमारा बहुत सिंपल है, 34 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो फिर पा क्या है? ये क्या है? पा ये स्टॉप प्लॉसिव साउंड है। स्टॉप टाइप का जो प्लॉसिव साउंड है वो इसके अंतर्गत आता है पा। बाकी जो ना मा आप इसमें बोल के देखेंगे ना तो नेजल साउंड आए। क्वेश्चन नंबर 335 क्या कहता है? आपके सामने है। कहता है कि एसिड अटैक विक्टिम्स को दिव्यांगता की श्रेणी में कब जोड़ा गया। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला 1995 में, ऑप्शन बी 2004 में, ऑप्शन सी 2016 में, ऑप्शन डी 1987 यानी कि 1987। क्वेश्चन नंबर 335 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो RPWD एक्ट है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, उसी में जोड़ा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 336, सब बेहतर क्वेश्चन है ये। आप इन सब का थ्योरेटिकल वीडियो भी देखिए, अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में जाइए देखिए। क्वेश्चन नंबर 336 कहता है कि एसिड अटैक का प्रयास करने वाले व्यक्ति पर IPC की किस धारा के अंतर्गत 5 साल की जेल एवं जुर्माना है। हमारे पास देखिए यहाँ पर 10 साल नहीं 5 साल की जेल एवं जुर्माना है। 10 साल के लिए अलग IPC है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला 326A, ऑप्शन बी 326B, ऑप्शन सी 310, ऑप्शन डी 301। तो क्वेश्चन नंबर 336 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो IPC की धारा 326B है उसके अंतर्गत ये होता है कि जो अगर कोई एसिड अटैक का प्रयास करेगा तो उसको IPC की धारा 326B के अंतर्गत 5 साल की जेल एवं जुर्माना है। और देखिए फिर 326 जो ए है वो क्या करता है? जो 326 का ए है वो करता है 10 साल के लिए जेल। ठीक है, अब देखिए 310 क्या करता है? IPC 310 जो देखिए रॉबरी, ठगी कोई करता है उससे संबंधित है, कोई चाइल्ड स्टीलिंग करता है। और डी 301 का क्या मतलब है? ये 301 में मतलब जो डेथ के इरादे से अगर कोई एक्टिविटी करता है, डेथ से संबंधित है ये, तो 301 वो मतलब इरादा था उसका। हालांकि बहुत सारी सेक्शंस होते हैं, बहुत सारे IPC धारा होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 336 है उसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 337 क्या कहता है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 337 क्या कहता है कि बौनापन के अन्य प्रकारों में एक्रोमेलिक का क्या अर्थ है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, इनमें बाजू के अग्रभाग और पैरों की लंबाई सामान्य से बहुत कम होती है, बाकी शरीर सामान्य होता है। ऑप्शन बी, जब हाथ व पैरों की लंबाई सामान्य से बहुत कम होती है। ऑप्शन सी, जब पैर व हाथ दोनों ही बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बाकी शरीर की लंबाई सामान्य होती है। ऑप्शन डी, इस तरह के बौने व्यक्तियों में बाजू और जांघ बहुत छोटे होते हैं, बाकी शरीर सामान्य होता है। क्वेश्चन नंबर 337 का जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जब पैर व हाथ दोनों ही बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बाकी शरीर लंबाई सामान्य होती है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्रोमेलिक। लेकिन फिर ए, बी और डी क्या है, जो ए है वो हमारा संबंधित है मेसोमेलिक से, और जो हमारा बी है वो संबंधित है हमारा माइक्रोमेलिक से, और जो हमारा डी है वो संबंधित है रोजो यानी कि रेजोमेलिक से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 338, अगर ऑटिज्म का फुल फॉर्म नहीं पता है तो आप वीडियो में जाइए और ऑटिज्म के 2-3 पार्ट होंगे, उनमें देखिए, आपको मिल जाएगा कि ऑटिज्म शब्द में टी का क्या तात्पर्य है। टी मतलब होता है ऑप्शन ए टू लॉग ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी टू बेस, ऑप्शन सी टेररिस्ट, ऑप्शन डी टोन। क्वेश्चन नंबर 338 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टू लॉग ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 339 क्या कहता है। कहता है कि उपकरण VAPS कब बना। जो वोकेशनल असेसमेंट एंड प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है VAPS, वो कब बना। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला 2009, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1998, यानी कि 2009, 1999, 1995, 1998। क्वेश्चन नंबर 339 यानी कि 339 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1998। अब क्वेश्चन नंबर 340 और लास्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने है। कहता है कि उपकरण LPT जो लिंग्विस्टिक प्रोफाइल टेस्ट है वो कब बना। देखते हैं, हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1984 यानी कि 1984, ऑप्शन बी 1994 यानी कि 1994, वो पहला था 1984, ऑप्शन सी 1974 यानी कि 1974, ऑप्शन डी 1964 यानी कि 1964। क्वेश्चन नंबर 340 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये आज का हमारा 20 क्वेश्चन जो आई होप आपको बेहतर लगे होंगे, और भी मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर मिलते रहें, कंटिन्यूटी बना के रखूंगा। थोड़ा PhD वर्क की वजह से ये कम हो जाता है, बट बहुत सारे बन चुके हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। एंड चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।